हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञान तिवारी जीएससी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट पर एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें एक पार्ट जा चुका है। फंडामेंटल राइट का पार्ट 1 जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन किया कि फंडामेंटल राइट हैं क्या। फंडामेंटल राइट्स के रेफरेंस में, मतलब जो आर्टिकल 12 से 35 या भाग 3 के बीच जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, उसके संदर्भ में राज्य क्या होगा, उस पर हम लोगों ने चर्चा करी। जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका स्वरूप क्या है, उस पर हम लोगों ने चर्चा करी। क्या क्या बातें थी वो सारी बातें हम लोगों ने करी। उनकी संशोधनीयता पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और साथ ही साथ हमने इस बात पर भी चर्चा करी थी कि क्या उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये सारे मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद फिर हम लोग इसमें आ गए हैं, वीडियो 2 में आ गए हैं, जिसमें हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमको आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं, हमारे संविधान में कितने दिए गए हैं, इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उनमें से एक फंडामेंटल राइट जो समानता का अधिकार है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में जो भी प्रावधान भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किए गए हैं, उन सबको हम लोग बहुत बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं आगे के सेशन में। उससे पहले हम ये जान लें कि भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कुल कितने फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो आप देखिएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार, अब हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, इसको आप ज़रूर बताएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया। तब हम समझेंगे कि आप जो है हमारा वीडियो पूरा देखते हैं। अब अपने पास कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? केवल 6 बचे हैं, जिनमें से समानता, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, और साथ ही साथ हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है। कि अगर किसी भी कारण से आपका ये फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, जैसा कि कल हम लोगों ने बात करी थी, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि जो भी फंडामेंटल राइट गिवन है वो कैसे हैं, अगेंस्ट द स्टेट है, राज्य के विरुद्ध है। कुछ फंडामेंटल राइट्स की हम लोगों ने बात करी जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी दिए गए हैं। तो जो हमें व्यक्तियों के विरुद्ध दिए गए हैं, जो हमें राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, अगर उनका वायलेशन स्टेट करता है या उनका वायलेशन कोई इंडिविजुअल करता है, तो हमारे पास क्या राइट्स हैं, हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, ये हमको कौन देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। इसीलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा तक कहा गया। किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, भारतीय संविधान की आत्मा कहा। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो कई बार पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो वैसी सिचुएशन में प्रियम्बल विल बी द बेस्ट आंसर। भाई प्रियम्बल ही आत्मा हो सकती है भारतीय संविधान की। कई बार वो पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कौन है। तो वो रिजोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, तो पेश करने के दौरान बोला था कि भाई ये जो है फंडामेंटल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, यही हमारे संविधान की आत्मा है, क्योंकि इसी का एलेबोरेशन है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारा बॉडी है तो हमारी जो चेतना है उसका विस्तार है ये। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का विस्तार कौन है? संविधान है पूरा। तो उन्होंने कहा कि वो आत्मा है, इन्होंने कहा कि भाई ये आत्मा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नाम के अकॉर्डिंग और वैसे। तो ये हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स अभी हैं, जिनमें से संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में मौलिक अधिकार नहीं है, ये अभी भी अधिकार है, लेकिन ये विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों हटाया गया? बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम लोग आगे
क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है समानता का अधिकार which is given between the 14 to 18। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो प्रावधान किए गए हैं वो हमारे समानता के अधिकार हैं। समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब है सभी तरह से समानता। बहुत बड़ा है ये कॉन्सेप्ट इसका। ये मूलतः पूरा का पूरा धारणा जो है वो नैसर्गिक न्याय पर आधारित है। हम जानते हैं कि प्रकृति ने किसी भी तरह का भेद नहीं उत्पन्न किया है। मनुष्य को बनाने में या जो और दूसरी चीज़ें भी निर्मित हुई हैं उनमें कोई भेद नहीं है। हम अगर कोई अंतर हम में दिखता है जो कि प्राकृतिक है तो वो तो नैसर्गिक है, नेचुरल है, उस अंतर को समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन समानता का अधिकार हमसे ये कहता है कि कोई भी अंतर, कोई भी व्यवस्था या कोई भी प्रावधान अगर ऐसा है जो मानव निर्मित है और व्यक्ति के मध्य विभेद उत्पन्न कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं किया जाना चाहिए। और इसको बहुत व्यवस्थित रूप से बताने के लिए 5 आर्टिकल का प्रयोग किया गया, 14, 15, 16, 17 और 18 आर्टिकल में, जिसमें समानता स्थापित करने के लगभग सभी बिंदुओं पर बात की गई, कैसे समानता स्थापित की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फंडामेंटल राइट आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि वो परम नहीं है, वो कैसा है, रिलेटिव है। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब कि रिलेटिव है, मतलब कि किसी व्यवस्था के सापेक्ष ही दिया जाएगा आपको, अनंत नहीं है आपके फंडामेंटल राइट्स। तो जो भी समानता का अधिकार, आप जैसे बहुत सारी विषमताएं भी समाज में देखते हैं जो स्वयं सरकार द्वारा निर्मित की गई हैं, जो स्वयं व्यवस्था द्वारा निर्मित की गई हैं, तो उन विषमताओं के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि भारत में समानता स्थापित नहीं की गई है। उन पर अभी हम क्रमिक रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमको क्या कहता है कि आर्टिकल 14 किसके लिए है? नागरिकों के लिए है, अनागरिकों के लिए है। मतलब कि ये किसके लिए है? ये व्यक्ति के लिए है। और व्यक्ति में कौन आता है? व्यक्ति में 2 तरह के लोग आएंगे, वो आपके नागरिक हो सकते हैं, वो अनागरिक हो सकते हैं, मतलब कि एलियन हो सकते हैं। वो सिटीजन हो सकते हैं और एलियंस हो सकते हैं। सिटीजन है तो भी उनको ये राइट मिलेगा। आर्टिकल 14 के तहत हमारा जो संविधान फंडामेंटल राइट देता है वो हमारे सिटीजन्स को भी मिलेगा, और जो हमारे एलियंस हैं या जो नॉन सिटीजन्स हैं, जो अनागरिक हैं, उनको भी मिलेगा, मतलब कि ये व्यक्ति को मिलेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि ये किसको भी मिल सकता है? ये विधिक व्यक्ति को भी मिल सकता है। विधिक व्यक्ति कौन होता है भाई? विधिक व्यक्ति कोई कंपनी हो सकती है, विधिक व्यक्ति कोई कंपनी हो सकती है, कोई एजेंसी हो सकती है, कोई यूनिट हो सकती है जिसको वैधानिक रूप से स्थापित किया गया हो। तो ये फंडामेंटल राइट किसको किसको मिल रहे हैं? विधिक व्यक्ति को मिल रहे हैं, नागरिक को मिल रहे हैं और गैर नागरिक को मिल रहे हैं। और आर्टिकल 14 जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने कल बात करी थी, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है 1215 में सम्राट जॉन के द्वारा जो डिक्लेरेशन किया गया था, जिसे हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हमने डेरिवेट की हैं। तो तो हमारा जो ये आर्टिकल 14 के बीच में जो फंडामेंटल, आर्टिकल 14 के अधीन जो फंडामेंटल राइट दिया गया है वो हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रेरित है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रेरित है। और हमने इसको और ज़्यादा वाइड करने के लिए दोनों शब्दावलियों का प्रयोग किया, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही क्या दे रहे हैं? ये दोनों ही मिलकर क्या दे रहे हैं? ये दोनों ही मिलकर कानून के समक्ष समानता का प्रावधान कर रहे हैं, कानून के समक्ष समानता का प्रावधान कर रहे हैं, है ना, कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। ब्रिटेन में प्रोफेसर एबी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि जो भी कानून बनेगा उसके समक्ष सभी व्यक्ति समान रूप से शासित होंगे, मतलब कि समान विधियों द्वारा शासन किया जाएगा।
किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कोई अलग से विधि नहीं बनाई जाएगी। जबकि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी बात के लिए क्या कहता है कि विधियों के समान सभी भारत मतलब अमेरिका के सभी नागरिकों को विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा, समान विधियों का संरक्षण दिया जाएगा। कोई कानून बना है तो सभी पर समान रूप, कोई कानून बनाया जाएगा तो सभी के लिए समान रूप से बनाया जाएगा, कोई कानून बना है तो उसके समक्ष सभी लोग समान होंगे। तो ये भी मूलतः अमेरिका के संविधान में 14वां संशोधन करके इसको शामिल किया गया था, विधियों के समान संरक्षण को। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में क्या क्या बातें कही गई हैं कि विधि के समक्ष समानता होगी भारत के सभी नागरिकों को, और सभी को समान विधियों से संरक्षित किया जाएगा, है ना। नैसर्गिक न्याय की धारणा यही कहती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो है विधि की जो विधि के समक्ष समानता है उस पर कौन कौन से तरह के निर्बंधन आरोपित किए गए हैं और क्या निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, उन पर बात करते हैं। तो भाई देखिए, इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे निर्बंधन आरोपित किए गए हैं, और है तो ऐसे बहुत सारे निर्बंधन, लेकिन हम लोग कुछ बातों पर ध्यान देंगे। जैसे टैक्सेशन रूल्स हैं, कराधान के नियम हैं। अब आप देखेंगे कि जिनकी आय ज़्यादा है उनके ऊपर कर अधिक लगाया जा रहा है। अगर आप इनकम टैक्स को देखिए तो स्लैब ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा देना है, कम आय है कम कर देना है। तो ये कानून कैसा हुआ? ये कानून क्या विधि के समक्ष समानता आरोपित कर पा रहा है? तो आप कहेंगे कि भाई ये तो नहीं कर पा रहा है। तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन कम आय और अधिक आय के अंतर में जो टैक्सेस का डिफरेंस है वो आपको युक्त लगना चाहिए, और बिल्कुल वो युक्त है। युक्त का मतलब है कि रीजनेबल है ना, लॉजिकल है। तो ये लॉजिकल युक्त है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो जैसे कराधान के नियम हैं, जैसे स्त्री और बालकों के संदर्भ में कुछ विशेष कानून निर्मित किए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल तरह के कानून बनाए गए हैं। भौगोलिक आधार पर जैसे आप देखते हैं किसी विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया किसी को, या वहाँ के नागरिकों को कुछ विशेष तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के नागरिकों को देखते हैं कि उनको कुछ विशिष्ट प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो इन सारे आधारों पर जो है जो विभेद उत्पन्न किए गए हैं उनको आर्टिकल 14 के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोक सेवक हैं, उनको कुछ विशेष तरह के राइट्स दिए गए हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है ये नहीं कह सकते कि विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन कर रहा है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो ये रहा आर्टिकल 14। अब हम आते हैं आर्टिकल 15 की ओर। आर्टिकल 15 क्या है? ये नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार है, केवल नागरिकों को दिया गया है भारत के, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे अधिकारों का प्रावधान किया गया है जो नागरिकों को ही दिए जा सकते हैं। इसके 5 उपखंड हैं, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(3), 15(4) और 15(5), जिसमें आर्टिकल 15(1) और 2 के तहत मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, है ना। कि ये मूलतः जो है असमानता को समाप्त करने के जो प्रैक्टिसेस चलन में थी संविधान लागू होने से पहले, उन प्रैक्टिसेस को समाप्त करने के लिए किया गया है। और निर्बंधन आरोपित करने, एक बहुत गहरी बात आपको समझनी चाहिए कि असमानता उत्पन्न किए बिना असमानता समाप्त नहीं की जा सकती। असमानता उत्पन्न किए बिना असमानता समाप्त नहीं की जा सकती है। असमानता उत्पन्न किए बिना असमानता समाप्त नहीं की जा सकती, ये बात कहने का मतलब ये है कि किसी भी कारण से अगर समाज का कोई सेक्शन पीछे छूटा हुआ है तो उसको आगे लाने की क्रिया में जो आगे है उसके हितों के साथ थोड़ा सा समझौता करना पड़ जाएगा। हालांकि वो किस रूप में होगा, कैसे होगा, उस पर वो बहुत बड़ा डिबेटेबल इश्यू है कि इसके लिए हमें तरीका कौन सा अपनाना चाहिए। जो समाज में पीछे खड़ा है, जो समाज में आगे खड़ा है, दोनों को एक धरातल पर लाने के लिए कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, इस पर हमारे नीति नियंताओं को बहुत सोचने की ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें क्या है कि जो पीछे धीमा दौड़ा है या जो पीछे धीमे दौड़ रहा है
उसको दौड़ में आगे करने के लिए जो तेज दौड़ रहा है उसको लंगड़ी मार दी जाए, वो गिर जाए और फिर पीछे वाला आगे चला जाए। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जो पीछे धीमे दौड़ रहा है उसको एनर्जी बूस्टर दिया जाए, उसको और भी जो तरीके हो सकते हैं उसकी स्पीड बढ़ाने के वो लाए जाने चाहिए, बजाय इसके कि जो आगे दौड़ रहा है उसको लंगड़ी मार के गिरा दिया जाए और पीछे वाले को आगे जाने दिया जाए। तो ये एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है और समाज में एक नई तरह की समस्या और वर्गीकरण को खड़ा करता है। जैसा कि मैंने कहा कि असमानता लाए बिना असमानता को समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कीचड़ लगाए तो कीचड़ लगाए बिना कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम क्या उसी तरह की असमानता फिर से नहीं उत्पन्न कर दे रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था हम लोगों ने विकसित करी वो बहुत ही ठीक नहीं है। हमें असमानता समाप्त करने के लिए ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे हम किसी को नुकसान पहुंचाए बिना जो पीछे उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करें, और उस पर हमें काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3) इन सब के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 15(1) क्या कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भी विभेद उत्पन्न नहीं किया जाएगा। ये किसी भी तरह के विभेद को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि इसका एरिया जो है बहुत ब्रॉड है, किसी भी तरह का विभेद उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल किसी भी तरह का विभेद नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब कि किसी भी तरह का विभेद नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर कोई भी विभेद उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसा आर्टिकल 15(1) कहता है। और आर्टिकल 15(2) कहता है कि ये राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये विभेद ना तो राज्य उत्पन्न कर सकता है और ना कोई व्यक्ति उत्पन्न कर सकता है। व्यक्ति नहीं उत्पन्न कर सकता, कोई भी नागरिक केवल धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी जगह पर प्रवेश करने से वर्जित नहीं किया जा सकता है और किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को उपयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। दुकान है, रेस्टोरेंट है, क्लब है, होटल है, पार्क है, सड़क है, तालाब है, यहाँ जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर नहीं रोका जा सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी अंतर उत्पन्न नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) क्या कहता है कि यह राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोक सकता है, लेकिन किस आधार पर नहीं रोक सकता है, केवल इन आधारों पर, जन्मस्थान, जाति, लिंग, मूलवंश, इन आधारों पर नहीं रोक सकता। बाकी वो रोक सकता है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उस पर रोक सकता है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर भी जाने से उसको रोका जा सकता। आप मेरे घर में नहीं घुस सकते कि भाई हमें जो है राइट है, हम आपके घर में घुसेंगे, आप हमको नहीं रोक सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमारी ही कोई प्रॉपर्टी हो, उसको हमने जिस दुकान हमने बना रखी है, अगर हमने दुकान बना रखी है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप फलां धर्म के हो इसलिए हमारी दुकान में मत आओ, आप फलां जाति के हो इसलिए हमारी दुकान में मत आओ। तो ये क्या है, ये जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आप सोसाइटी को बांट रहे हैं, सोसाइटी का वर्गीकरण कर रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है, मान्य नहीं है। तो ये आर्टिकल 51 और आर्टिकल 52 ये दोनों आर्टिकल जो हैं ये आर्टिकल 15 के तहत दिए गए फंडामेंटल राइट की सीमा तय कर रहे हैं। तो अगर आप आर्टिकल 15(1) को देखिएगा तो बहुत बड़ा है ये। अब आर्टिकल 15, 3, 4 और 5 ये निर्बंधन आरोपित करने की शक्ति दे रहे हैं राज्य को कि राज्य अगर आर्टिकल 15 के तहत दिए गए व्यवस्था पर कोई जो है निर्बंधन आरोपित करता है तो वो अवैधानिक ना हो जाए, तो राज्य को ऐसी शक्ति दी जा रही है। आर्टिकल 15(3) के तहत स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार राज्य को दिया गया है, जिसके लिए आप तमाम तरह की चीज़ें देख सकते हैं। जैसे NCPCR का नाम सुना होगा आपने,
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये एक संस्था काम कर रही है। जैसे आपने सेंट्रल वुमेन कमीशन का नाम सुना होगा, केंद्रीय महिला आयोग का नाम सुना होगा। जैसे आपने जो है बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा होगा मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है स्त्रियों को, वो पुरुषों को नहीं मिलती है। NCPCR जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन पुरुषों के लिए नहीं है, महिला आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आप समझ जाएं कि आर्टिकल 15 के तहत उनकी वैलिडिटी है। स्त्रियों और बच्चों के देखरेख के लिए कुछ विशेष तरह के कानूनी प्रावधान करने का अधिकार सरकार ने बनाया है, संविधान ने दिया है। घरेलू हिंसा अधिनियम, इस तरह के एक्ट हैं। जैसे 2005 में कानून बनाया गया घरेलू हिंसा अधिनियम, तो उसमें महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए। तो ये सारी बातें आप जानते रहिएगा। आर्टिकल 15(4) जो है ये पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ा गया और इसमें ये कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, अनुसूचित जाति के लिए तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ये आपको आर्टिकल 15(4) पहले संशोधन के माध्यम से इसको लागू किया गया। आर्टिकल 15(5) जो है ये 93rd अमेंडमेंट के द्वारा 2005 में जोड़ा गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के क्रम में SC, ST, OBC को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये आप बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 14 और 15 के मौलिक अधिकारों पर चर्चा के बाद अब हम लोग आर्टिकल 16 पे बात करेंगे। आर्टिकल 16 बेसिकली क्या है? आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के संदर्भ में अवसरों की समानता का प्रावधान। आर्टिकल 16 हमको क्या व्यवस्था देता है कि जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उनमें भारत के सभी नागरिकों को नियुक्त होने का समान अधिकार होगा। ये अधिकार भी केवल नागरिकों को दिया गया है। आर्टिकल 16 भी केवल नागरिकों को दिया गया है और ये कहा गया है कि जो भी लोक नियोजन है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उसमें क्या है? अवसरों की समानता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके 5 उपखंड हैं। आर्टिकल 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5) और 16(4) के 2 और उपखंड हैं। 16(4) में 16(4) का 16(4) खा। देखिए एक एक में क्या दिया गया है। जो आर्टिकल 16(1) और 16(2) हैं ये अवसर की समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित हैं और ये कहते हैं कि सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। और उस समान अवसर को दिए जाने के लिए ये 2 तरह के प्रावधान की बात करते हैं। आर्टिकल 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संदर्भ में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 16(a) सिंपली कह रहा है कि सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। और आर्टिकल 16(2) कह रहा है कि इसमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, लिंग, उद्भव इत्यादि के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं दोनों आर्टिकल मिलकर क्या बता रहे हैं कि अवसर की समानता का सामान्य सिद्धांत स्थापित किया जाएगा, जिसमें राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संदर्भ में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा और इसमें किसी भी तरह से ये विभेद उत्पन्न नहीं किया जा सकता है इन सब आधारों के आधार पर। आर्टिकल 16 के आगे के जो पार्ट हैं 3, 4 और 5, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये सरकार को, संसद को इन अधिकारों पर निर्बंधन आरोपित करने की शक्ति दे रहे हैं कि कैसे सरकार इनको वायलेट कर सकती है, क्यों इनको वायलेट करके क्या करेगी? वो समानता स्थापित करेगी, समता की स्थापना। जैसा कि पीछे हम लोगों ने अभी एक बात कही कि विषमता लाए बिना समता लाना संभव नहीं है। तो समता की स्थापना के लिए कैसे विषमता उत्पन्न करने की वैधानिकता दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसमें प्रावधान किया गया है। तो निर्बंधनों के प्रावधान के संदर्भ में आर्टिकल 16(3) में जो पहला प्रावधान किया गया है वो कह रहा है कि राज्य
विशेष की सेवाओं में राज्य के निवासियों को वरीयता देने का नियम बनाया जा सकता है। आर्टिकल 16(2) क्या कह रहा है कि उद्भव के आधार पर आपको लोक नियोजन में जाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। उद्भव के आधार पर मतलब आप यूपी ओरिजिन के हैं, उत्तर प्रदेश की ओरिजिन के हैं और आप बिहार में नौकरी करने जाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 16(2) क्या कह रहा है कि आपको रोका नहीं जा सकता है कि आप यूपी ओरिजिन के हैं तो आप बिहार की नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप कर सकते हैं, वहाँ आप जाके नौकरी कर सकते हैं। लेकिन 16(3) क्या कह रहा है कि राज्य विशेष की सेवाओं में राज्य के निवासियों को वरीयता देने का कानून बनाया जा सकता है। बिहार गवर्नमेंट ये कानून बना सकती है कि जो बिहार ओरिजिन के हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं, उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। वो रोक नहीं सकते कि भाई आप यूपी से आप नहीं आ सकते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं कि बिहार के लोगों को, बिहार के निवासियों को वरीयता दे सकते हैं। ऐसा देने का जो अधिकार दिया गया है वो कैसे दिया गया है? आर्टिकल 16(3) के अंतर्गत सरकार को ये राइट दिया गया है। ऐसे ही समझ में आ गई ये बात ये। ऐसे ही आर्टिकल 16(4) क्या कह रहा है कि पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में कानून निर्माण की संसद के पास शक्ति होगी। संसद पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में कोई कानून बनाना चाहे तो वो बना सकती है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 340 के अंतर्गत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की जाती है, वो भी आप इसके साथ जोड़कर देख सकते हैं। 1978 में मंडल आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में कानून निर्माण की संसद के पास शक्ति है। मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट दी वो फिर आगे चलकर लागू कर दी गई 1990 में। फिर आता है इसके कुछ डिवीज़न किए गए, इसमें कुछ और बाद में चीज़ें परंतु जोड़े गए। आर्टिकल 16(4) का जोड़ा गया 77वें संशोधन के द्वारा। इसमें कहा गया कि SC ST को प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया जाए, है ना, नियुक्ति में रिजर्वेशन और फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन। और आर्टिकल 16(4) का जो है ये 81वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो आरक्षित पद हैं वो किसी भी समूह के लिए आरक्षित हों, SC के लिए आरक्षित हों, ST के लिए हों या OBC के लिए हों, किसी के लिए भी जो आरक्षित पद हैं अगर वो रिक्त रह जाते हैं तो उनको फिर से उन पर किसी दूसरे वर्ग के लोगों को नहीं भरा जा सकता है, बल्कि उनको अगली वैकेंसी के माध्यम से या पुनः प्रतिवेदन निकालकर उसी वर्ग के लोगों के द्वारा उन पदों को भरा जाएगा। इसको बैकलॉग सिस्टम कहा गया। आर्टिकल 16(5) क्या कह रहा है कि भाई मान लीजिए कि कोई संस्था ऐसी है जो धार्मिक शिक्षण का कार्य करती है, धार्मिक संस्था है, वो धर्म से जुड़ी हुई संस्था है, तो उसमें बहुत ऑब्वियस है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को नियुक्त होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो किसी धार्मिक संस्था के पदाधिकारी की नियुक्ति में उसी विशिष्ट धर्म के लोगों को वरीयता दी जाएगी। और अगर ऐसा किया जाता है तो आर्टिकल 16(2) का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 16(2) क्या कह रहा है कि धर्म के आधार पर नियुक्ति के मामले में कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता। तो धर्म के मामले में धर्म के आधार पर नियुक्ति के किसी मामले में विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन उस पर निर्बंधन कैसा लगाया जा रहा है कि अगर भाई धार्मिक संस्था का कोई पद है तो ये किया जा सकता है, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला है तो दूसरे धर्म का व्यक्ति उस धर्म को उतना बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 17 पर। आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किया गया है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। आर्टिकल 17 के तहत आर्टिकल 17 बेसिकली गांधीवादी मूल्यों पर आधारित है। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे और गांधी जी 1930 के दशक में छुआछूत के विरोध में एक बड़ा आंदोलन भी चलाया, एक बड़ी कैंपेनिंग करी छुआछूत को समाप्त करने के लिए। और छुआछूत की जो मौलिक धारणा है उस पर प्रहार करने के क्रम में स्वच्छता का विकास और इस तरह के कार्यक्रमों पर गांधी जी ने जोर दिया। तो आर्टिकल 17 ने गांधी जी को ट्रिब्यूट दिया एक तरह से कि भाई अनटचेबिलिटी वैसे भी समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। आप किसी को छूने से मना कर देते हैं तो छूने से मना कर देते हैं किस आधार पर? अगर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर,
जन्मस्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर आप किसी को छूने से मना कर देते हैं, तो ये समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। तो इसलिए भी इसको समानता के अधिकार के तहत शामिल किया जाना था और गांधी जी का एक लंबा चौड़ा कैंपेनिंग था इस पर। इसलिए हम एक ट्रिब्यूट देते हैं गांधी जी को आर्टिकल 17 के माध्यम से। सरकार ने इसको आपराधिक कृत्य मानने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जारी किया, जिसके द्वारा किसी भी तरह से शब्द के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, किसी भाषण के माध्यम से, अपने कृत्य के माध्यम से, किसी भी तरह से अगर आप अनटचेबिलिटी को बढ़ाते हैं, अनटचेबिलिटी को प्रसारित करते हैं, तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। और ये अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। व्यक्ति भी इस तरह की कोई भी कार्रवाई, कोई क्रिया नहीं कर सकता जिससे अनटचेबिलिटी को बढ़ावा मिलता हो। किसी भी तरह से वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। ये इस पर भी निर्बंधन है, अनटचेबिलिटी पर भी निर्बंधन है। तो लोक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मर्यादा के आधार पर बहुत सारे निर्बंधन आरोपित किए जाते हैं। अब आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी को ऐसे ही टच कर लेंगे तो फिर मारपीट भी हो सकती है उस केस में। तो जो है निर्बंधन आरोपित है, लेकिन निर्बंधन किस आधार पर आरोपित है? मर्यादा के आधार पर आरोपित है। कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है आपको, तो उसके आधार पर भी निर्बंधन आरोपित है। या उससे किसी भी तरह का कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस पर आप समझ लें निर्बंधन आरोपित है, तो स्वास्थ्य कारणों से लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 17 छुआछूत की समाप्ति से संबंधित है। गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 लागू किया गया, राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। कुछ युक्त निर्बंधन भी आरोपित किए गए हैं इन पर। अब हम आते हैं आर्टिकल 18 पर। आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। जैसे बहुत पहले राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, महामंडलेश्वर, इस तरह की तमाम उपाधियां लोग धारण करते थे। ये उपाधियां क्यों धारण की जाती थी? स्पेसिफिकेशन करती थी, विशेषीकरण करती थी। उपाधि क्या होती है? विशेषीकृत करती है ना, विशेषीकरण का माध्यम है। तो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 14 नहीं हम कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि समानता का अधिकार किसके विरुद्ध है? तो विशेषीकरण की भावना के विरुद्ध है। भाई कोई स्पेसिफिक नहीं है, नैसर्गिक रूप से सभी एक हैं, प्राकृतिक रूप से सब एक जैसे हैं। तो मनुष्य द्वारा इनमें कोई भी मानव निर्मित जो प्रबंध हैं, मानव निर्मित जो कानून हैं, उनके माध्यम से इसमें कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। तो कोई स्वयं से उपाधि ले ले कि भाई वो राजा है, वो महाराजा है, वो महाराजाधिराज है, परम भट्टारक है, परमेश्वर है, महेश्वर है, तो ये गलत है। तो इस तरह की किसी भी उपाधि को डिनाई कर दिया गया है कि उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता है। कैसी उपाधियां धारण कर सकता है? आर्टिकल 18(1) क्या कहता है कि सेना विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त, मतलब आप पढ़ाई आपकी कोई है, जैसे आप PhD करके डॉक्टर लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, विद्या रत्न, विद्या अलंकार, साहित्य रत्न, इस तरह की तमाम उपाधियां हैं, आचार्य, मौलवी, इस तरह की जो उपाधियां हैं वो विद्या से संबंधित हैं। सेना में जब आप रिटायर हो जाते हैं तो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फला 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 ऐसे लिखा रहता है। तो वो कैसे आप कर रहे हैं? वो आप जो है अपनी विशिष्ट सेवा अपने राष्ट्र को दी है, उसके विरुद्ध आपको ये अधिकार, उसके बिहाफ पे आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने नाम के आगे उसको उपाधि की तरह से प्रयोग कर सकें। या कोई राज्य के द्वारा दिया गया कोई सम्मान है तो उसको भी आप धारण कर सकते हैं। तो इनके अलावा कोई भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 18(2) कहता है कि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से द्वारा दी गई कोई उपाधि है तो उसको भी ग्रहण नहीं करेगा। और अगर राज्य द्वारा, राज्य के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति है, राज्य के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी सत्ता से न तो कोई पुरस्कार ग्रहण कर सकता है, न कोई उपाधि धारण कर सकता है। तो ये मामले रहे। ये रहा आपका समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो भी प्रावधान थे उनको आपने बारीकी से समझा, और इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। अगली क्लास में, इसके अगले लेक्चर में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करेंगे, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में। तो आप इस वीडियो को देखिए, दूसरों में भी इसको प्रचारित करिए।
और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।